Hello students, I Sandeep Tripathi again welcome you all to my YouTube channel English Vibes. And dear students, again I'm here with one more chapter of your Vistas book, and today's chapter is Journey to the End of the Earth. And students, this is the third chapter of your supplementary book, means Vistas book. And I would like to tell you that already I have explained 2 chapters from this Vistas book and 4 chapters from your main course, means Flamingo book. If you haven't watched all those videos, kindly visit playlist of my YouTube channel. From there you all will be able to watch that video. And students, ये जो चैप्टर थोड़ा सा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चैप्टर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से भी लिंक्ड करता है. तो प्लीज थोड़ा सा बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और आई विल सजेस्ट एटलीस्ट गो थ्रू विद दिस चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स. 2 से 3 बार आप जरूर इस चैप्टर को ध्यान से एक बारी पढ़िए, तब जाकर के आपको अच्छा कमांड इस चैप्टर में पड़ेगा मिलेगा. एक बारी में चैप्टर पे आप इतना अच्छा कमांड नहीं पा पाएंगे. वेल लेट्स स्टार्ट. तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं दैट इज तिशानी डोशी, और ये यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जैसा कि टाइटल गोज दैट जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. तो देखिए, जो जर्नी किसकी, पृथ्वी के अंत की, यानी कि बिल्कुल कॉर्नर छोर की बात चल रही है. यानी कि यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको पता होगा कि एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन होता है. पूरा उसका एरिया जो होता है बर्फ से घिरा होता है, उसमें एक लंबे टाइम के लिए दिन और रात का जो है शेड्यूल बनता है. आई होप आप सबने ज्योग्राफी में आपने क्लास 10 तक में पढ़ा होगा. तो तिशानी डोशी जो है, उनको एक बार अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है इस जगह पे जाने का, एक रशियन शिप में, और वहां पे उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या समझा, उसी को यहीं पे जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है. तो पहले वो क्या कहती हैं, यहाँ पे देखिए एक टाइटल दिया गया, इसको जरा पढ़ लेते हैं. दैट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट प्लैनेट्स, अगर आपको प्लैनेट के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना है, देन द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू. किसका बॉन वैच का कहना है कि भाई अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या है कि आप अंटार्कटिका विजिट करिए. क्या रीजन है अभी चैप्टर में हमें पता चलेगा. तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. तो जो नरेटर है तिशानी डोशी, वो क्या कहते हैं कि अर्ली दिस ईयर, जिस साल वो विजिट करने गई थी वहां पे, जिस साल उनको अपॉर्चुनिटी मिली उस रशियन शिप में, उस रिसर्च ग्रुप में जाने के लिए अंटार्कटिका पे, तो वो क्या कहती हैं कि अर्ली दिस ईयर, इस जो साल की जो शुरुआत थी, आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल. तो रिसर्च वेसल क्या है, तो यहाँ पे वेसल वो शिप है, वो जहाज की बात की जा रही है, जिस शिप पे वो अपने उस ग्रुप के साथ रिसर्च करने के लिए वहां जाती हैं. और उस शिप का नाम क्या था, द एकेडमिक शोलास्की. तो इस शिप, जो कि एक रशियन शिप था, इस शिप के माध्यम से वो पहुंचती, अंटार्कटिका पहुंचती हैं. और कहां जा रही है वो, हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, वो जो जगह, यानी कि अंटार्कटिका को क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट मींस सबसे ज्यादा वो ठंडी प्लेस है. ड्राइस्ट, यहाँ ड्राइस्ट का मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी ह्यूमन बींग्स वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल आपको ड्राइस्ट एरिया दिखेगा, वहां पे बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं होती है. एंड विंडिएस्ट, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फीली तूफान आपको वहां पे देखने को मिलेगा. कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये वर्ल्ड का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अंटार्कटिका. यहाँ पे तिशानी डोशी किसकी बात करें, अंटार्कटिका की बात करें. उन्होंने बोला कि ये कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडिएस्ट जो है कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, और एक रशियन वेसल, एक रशियन शिप पे रिसर्च की पर्पज से उन्हें वहां जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. और उस रशियन शिप का नाम क्या था, एकेडमिक शोलास्की. ओके, अब वो कहती क्या कि माई जर्नी, जो मेरी ये जर्नी थी सॉरी, बिगन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. तो एक्चुअली ज्योग्राफिकल वे में ये अपनी लोकेशन को बताने की कोशिश कर रही हैं. जो मद्रास है, मद्रास का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, 13.09 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में ये है क्या, मद्रास. तो इसलिए उन्होंने ये ज्योग्राफिकल वे में इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि मेरी जो जर्नी वो मद्रास से सिचुएटेड होती है. अगर जियोग्राफिकल फॉर्मेट में बात की जाए तो मद्रास कहाँ पे है, वो इक्वेटर के नॉर्थ में 13.09 डिग्री पे सिचुएटेड है. अब जब वो ये जर्नी स्टार्ट करती हैं मद्रास से और उन्हें जाना होता है अंटार्कटिका, तो उसके बीच में वो बहुत सारी चीजों को क्रॉस करते हुए जाती हैं. तो आगे वो बताती हैं, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स.
और इस पूरे जर्नी में उन्होंने कुल कितने जोन्स, टाइम जोन्स को क्रॉस किया? 9 टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया। स्टूडेंट्स 9 टाइम जोन्स का मतलब क्या आपने पढ़ा होगा आई होप 9 10 इसकी प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी में, कि हमारा जो पूरा ये वर्ल्ड है ये जो है कई सारे टाइम जोन्स में डिवाइड है, जिसमें कि एक है प्राइम मेरिडियन, आपने पढ़ा होगा। प्राइम मेरिडियन को बिल्कुल जीरो मानते, उसको बेस मान करके लेफ्ट, नॉर्थ और साउथ में इसको टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो पूरे जर्नी में जो ये 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती हैं, 6 चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कई सारे स्टेट्स के जो कंट्रीज के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको चेक पॉइंट्स बोलते हैं। तो उस पूरी जर्नी में वो 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करती हैं एंड 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि 3 बॉडीज ऑफ वाटर मतलब 3 समुद्रों को भी वो क्रॉस करती हैं एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर। इकोस्फीयर मतलब वातावरण, भाई जैसे जैसे आप के एरियाज चेंज होंगे वहां का इकोस्फीयर इन्वायरमेंट जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं वो कि और कई सारे मैंने इकोस्फीयर भी मैंने जो है शिफ्ट किया, यानी कि पार किए, क्योंकि इनकी संख्या काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि हर एक कुछ डिस्टेंस में इकोस्फीयर बिल्कुल बदल जाता है। ओके, तो ये उन्होंने एक बिल्कुल बेसिक सा डिटेल बताया कि वहां तक पहुंचने के लिए ये उनका एक्सपीरियंस रहा। नाउ व्हाट शी इज सेइंग, by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of car, aeroplane and a ship. कहते जब ये मैं जर्नी कर रही थी और जब मैंने अंटार्कटिका पे मैंने जो है जब अपने पैरों को रखा, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में लगभग मुझे 100 आवर्स से ज्यादा का समय लग गया। और ये जो जर्नी थी केवल एक ही मोड ऑफ कन्वेंस मैंने यूज नहीं किया, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप का भी उन्होंने जो उसके थ्रू भी, यानी इस मीडियम को भी वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने यूज किया। नाउ सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. वो कहती है जब मैं वहां पहुंचती हूं और जैसे मैंने उस अंटार्कटिका का मैंने ह्यूज जो विशाल लैंडस्केप, वो जो नजारा देखा, तो उनका पहला इमोशन क्या था? तो शी इज सेइंग दैट मेरा जो पहला इमोशन था जब मैंने अंटार्कटिका को पहली बार फेस किया, जब मैंने उसका एक्सपेंसिव बहुत दूर दूर तक फैला हुआ जो वाइट बिल्कुल लैंडस्केप, वाइट लैंडस्केप क्यों? क्योंकि पूरी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, इसी वजह से यहाँ बोला कि वाइट लैंडस्केप, जो वाइट कलर का पूरा नजारा था, यानी चारों ओर फैली हुई बर्फ जिसका कहीं अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वाज रिलीफ, यानी बहुत ही रिलीफ, बहुत सुकून मिलता है जब उस हॉरिजन में पहुंचता हूं जहां पूरा एकदम ब्लू हॉरिजन बिल्कुल अनइंटरप्टेड दिखाई दे रहा है। यानी जब कभी भी आपने देखा होगा ना, दूर तक आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बादल मानो जाकर के कहीं पे क्या हो गया है, नीचे जो एक पॉइंट पे एक सर्टेन जगह पे मिल गया है। ओके, तो उस हॉरिजन को जब वो देखती हैं तो कहती वाज रिलीफ फॉलोड अप एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। खैर पहले तो बहुत सुकून सा मिला क्योंकि वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी, बट उसके बाद एक इमीडिएट अचानक से और एक प्रोफाउंड बहुत ही गहरा वंडर, सरप्राइज भी वो हो जाती है। जब वो नजारा उन्होंने देखा, पहले रिलीफ क्यों हुई? क्योंकि उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई थी, बट साथ ही साथ उनके अंदर एक एक्साइटमेंट भी अचानक आती है कि भाई कितनी सरप्राइजिंग वाली ये जगह है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मैं सरप्राइज वो किस चीज पे थी? उसकी इमेंसिटी पे, उसकी विशालता पे, कि वो चारों ओर फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मानो इस जगह का कोई अंत ही ना हो। एंड इट्स आइसोलेशन, और वो किस चीज पे सरप्राइज थी? उसके आइसोलेशन पे, कि ये एरिया तो बिल्कुल आइसोलेट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल शांति से बिल्कुल भरा हुआ है। बट मैनली एट हाउएवर दे कुड ever have been a time when India and Antarctica were a part of the same landmass. साथ ही साथ वो इस बात पे भी काफी सरप्राइज हो जाती जब वो सोचती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हमारा देश भारत और ये अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जो बाद में कई सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। तो वही तिशानी डोशी वहां पे इमेजिन करती, जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूं, एक समय था, एक वक्त था जब ये भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। आज वो रियल, अभी तक उन्होंने बुक्स में केवल पढ़ा था, पर आज पहली बार उस जगह पे खड़े होके इस एक्सपीरियंस को वो रियलाइज कर रही थी। दैट्स व्हाई शी वाज रियली सरप्राइज्ड। अब यहां पे हम बात करेंगे पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास क्या कहता है, तिशानी डोशी वो बात यहाँ पे शेयर कर दी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ साथ कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नज़ारे, थॉट्स, कई सारी चीजें यहाँ पे मिक्सड आपको मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे तिशानी डोशी क्या बता रही है, दैट
650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि लगभग ये जो एज बताई जा रही 650 मिलियन, 650, कितना लंबा टाइम होता आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अजियान एमैल्गमेटेड मतलब होता है कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठा। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको बोला जाता था गोंडवाना लैंड। अभी देखिए मैंने एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में आप लोगों से बात की। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में ये हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। एंड सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये बिल्कुल सेंटर्ड रफली मतलब प्रेजेंट था, ये जो अंटार्कटिका ये उसी का ये हिस्सा हुआ करता था। एंड थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और जो चीजें थी उस समय बिल्कुल अलग थी। सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पे कि ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सी। 650 मिलियंस एगो जब ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता है, उस समय जो है सॉरी ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट हुआ करता था, जो वातावरण था काफी ज्यादा वार्मर था। एंड होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, कई प्रकार के जीव जंतु, और उस समय वहां पर कई प्रकार के जीव जंतु जो हैं उस सुपर कॉन्टिनेंट में निवास करते थे। एंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और जिस 650 मिलियन ईयर्स बोला गया है, इस 650 मिलियन ईयर्स में लगभग 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना लैंड डेवलप, थ्राइव मींस डेवलप करता रहा। बट around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर वो समय आया जब डायनासोर्स इस दुनिया से खत्म हो गए। जब डायनासोर्स इस दुनिया से खत्म हुए तब एक युग आता है जो युग कहलाता है मैमल्स का। मैमल्स का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में होता है, और जैसे ही मैमल्स का एग्जिस्टेंस होता है एक बहुत बड़ा चेंज जो है आना स्टार्ट हो जाता है। कि जो बड़ा सा लैंड मास था, सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी लगभग 500 मिलियन ईयर्स के बाद ये फोर्स्ड, मतलब किसी नेचुरल सिस्टम की वजह से ये क्या होने लगा, आपस में सेपरेट होने लगा, और कई सारी कंट्रीज में ये बंटने स्टार्ट हो गए। और धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आ गया कि जिस ग्लोब को आज हम जानते हैं उस ग्लोब का निर्माण हो गया, उस विश्व का निर्माण हो गया जो आज हमारे सामने है, जो कई सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। आई होप यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। तो विजिट अंटार्कटिका, अब तिशानी रोशी करें, जब मैंने अंटार्कटिका में विजिट किया, नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। जो अंटार्कटिका है अब उस इतिहास का ये क्या है, एक हिस्सा है। टू गेट अ ग्रैस्प, जिससे हमें ग्रैस्प में से एक आइडिया मिलता है फॉर ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि वास्तव में हम कहां से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से हम किधर की ओर जा रहे हैं, यानी हमारा भविष्य क्या है, हमें इन दोनों चीजों के बारे में इसका आइडिया अंटार्कटिका पहुंचने पर ही लगता है। एंड इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन folds and Precambrian granite shields and ozone and carbon evolution and extension। अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रही है, now it is to understand the significance। खैर अब हमें यहाँ से क्या करना है, अंडरस्टैंड, समझना है। the significance, importance, ये यहाँ पे देखिए जो दिया गया कॉर्डिलियन फोल्ड्स, ये जो है एक कैनेडियन जो है रॉक है, बहुत बड़ा एक माउंटेन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है नेचर में। और उसी प्रकार से ये भी प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड भी, ये भी एक जो है क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सा जो है पहाड़ है, जो कि पर्वत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस जो है ज्योग्राफी में रखता है। कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हमें पता चलती है। एंड साथ साथ ओजोन लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में हमें इसकी इंपॉर्टेंस का हमें इसे समझना पड़ेगा। इसका इवोल्यूशन एंड इसका एक्सटेंशन, इसका जो समाप्ति है हमें कहाँ ले जा सकता है, और अगर ये इसका एवोल्यूशन ये डेवलप होता रहा तब हमें ये कहाँ ले जाएगा। इनसे हम इन सब चीज़ों के बारे में मालूम चलता है। वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती है, यानी कि नेचर में, अभी तो मैं यहाँ पे आई अंटार्कटिका में, तब मुझे यहाँ के बारे में पता चला, तब वो रियलाइज करती है जो पहाड़ बड़े बड़े कई सारे इंपॉर्टेंट जो नेचर के क्रिएशंस हैं, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमें समझना
पड़ेगा, वो चाहे ओजोन लेयर हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो चाहे फिर कॉर्डेलियन फोल्ड्स हो, वो चाहे प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स हो, सभी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तिशानी डोशी का कहने का ये मतलब है। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, और एक चीज आपको इमेजिन करने के लिए कह रही हूँ, व्हेन यू ऑल थिंक, जब आप सोचेंगे ना कि ये सारी चीजें जो हुई हैं केवल एक मिलियन ईयर्स, एक मिलियन सालों में हुई हैं, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। माइंड का बॉगलिंग मतलब कंफ्यूजन, आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि इतना बार जो चेंज हुआ है ये बस कुछ मिलियन ईयर्स में हुआ है। ये बात आपके माइंड को बॉगल कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। वो अब कहती है इमेजिन करिए जरा, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो तिशानी डोशी इमेजिन करने के लिए कह सकती हैं, कह रही यहाँ पे कि चीजें हुई कैसे। जब वो सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक हुआ, फिर कैसे हिमालयास का निर्माण हुआ। आगे वो क्या कह रही है कि आप इमेजिन करिए क्या कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, आप लोगों ने हिमालय कैसे निर्माण हुआ, आई होप उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा होगा तो उस पर वो इमेजिन करने के लिए कह रही कि इतिहास में सोचिए कैसे हुआ होगा और ये कितना सरप्राइजिंग रहा होगा। जैसे कि इंडिया, जो हमारा आज का जो भारत है, वो क्या हो रहा है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर वो जो है पुश हो रहा है। एंड जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और जो एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट में जाकर के वो उससे टकरा रहा है। एंड बकल इट्स क्रस्ट, जिसकी वजह से उसकी जो क्रस्ट है वो बकल हो रही, ऊपर की ओर उठी। एंड फॉर्म द हिमालयास, उसने किसका निर्माण कर दिया, हिमालयास का निर्माण कर दिया। तो अगर सोचिए कितना ज्यादा सरप्राइजिंग रहा होगा, कुछ मिलियंस ईयर्स को इसके फॉर्मेशन में लगे। एंड इसी प्रकार से साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, साउथ अमेरिका वो क्या हुआ, ड्रिफ्ट करता हुआ, तैरता हुआ चला गया। एंड ज्वाइन द नॉर्थ अमेरिका, और धीरे धीरे करके वो किससे ज्वाइन हो गया, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया। ये जो घटना थी कोई कुछ सेकंड्स में या कुछ सालों में नहीं, बल्कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए इस घटना को होने में। और आगे वो क्या बता रही, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू द क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट। इसके बाद वो क्या बता रही, जब ये जो साउथ अमेरिका है ये ड्रिफ्ट करते हुए, बहते हुए सीज के थ्रू कहां जाके जुड़ गया, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया। तो जहां पे नॉर्थ अमेरिका थी वो जगह खुल गई, ओपनिंग अप, तो वो जगह जब खुल गई तो वहां पे एक ड्रेक पैसेज बन गया। स्टूडेंट्स, ड्रेक पैसेज क्या होता है, एक ऐसे एरिया जो पूरा एक वाटर बॉडी की तरीके काम करता है, वो ड्रेक पैसेज। यानी ये कॉन्टिनेंट जा करके मिल गया किससे, नॉर्थ अमेरिका से जब मिल गया तो उसने वहां पे एक निर्माण कर दिया ड्रेक पैसेज का, जिसकी वजह से वहां पे सरकम पोलर करंट जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रोजेन, फ्रोजेन मतलब होता है बिल्कुल फ्रोजन। और उस करंट ने यहाँ पे क्या काम किया, उस करंट ने इस पूरे के पूरे अंटार्कटिका जो है इसको बिल्कुल बर्फ से ढक दिया, बिल्कुल फ्रोजन कर दिया। साथ ही साथ डेसोलेट, मतलब ये जो अंटार्कटिका अभी जो बिल्कुल बर्फ से ढक गया, ये ऐसे नहीं ढका है, एक बहुत ही बड़ा एक जियोग्राफिकल इवेंट हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया। एंड जिसकी वजह से और इंपैक्ट क्या आया कि ये बिल्कुल डेसोलेट हो गया। डेसोलेट क्यों हो गया, बिल्कुल वीरान हो गया, क्योंकि ये जो एरिया हुआ, ये जो अंटार्कटिका है, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लायक नहीं बचा, इसीलिए बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और ये कहां पे सिचुएटेड है, बिल्कुल वर्ल्ड के, संसार के बिल्कुल नीचे ये सिचुएटेड है। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर एक पॉइंट को मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, बट एज ऑलरेडी आई हैड सजेस्टेड यू इन द बिगनिंग कि एटलीस्ट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो 2 टाइम्स, कम से कम आपको ये वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको इस चैप्टर पे बेटर कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए खैर आगे की कंटिन्यू करते हैं, बट फिर भी कोई अगर आपको कंफ्यूजन कहीं पे है देन फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन इन अपकमिंग वीडियोस। चलिए खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब वो अपने बारे में बता रही है तिशानी डोशी कि फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरीके का जो मैं, जैसे मैं हूं, जो हर एक दिन हमारी आदत है, उठते हैं सूरज को देखते हैं, तो मुझ जैसा कोई जो जिसकी हमेशा आदत क्या है, सूर्य की सुबह सुबह पूजा करने की है। तो यहाँ कहने का मतलब ये कि तिशानी डोशी जो कि है, उनको आदत है भाई कि हर सुबह उठेंगी, हर दिन सूरज देखना, दिन होना रात होना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहां पे आपको सूर्य है तो दिन ही कई महीनों तक रहता है, रात है तो रात ही रहता है। तो ये रूटीन बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो वही वो कह रही कि मुझ जैसी कोई साउथ इंडियन जिसकी क्या है, आदत है सुबह उठते ही सूरज की पूजा करना, 2 वीक्स 2 सप्ताह तक इन अ प्लेस, एक ऐसी जगह पर वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड,
जहां पर पूरी पृथ्वी की 90% जो बर्फ है उसी जगह पे स्टोर है, वहां पे लगभग लगभग वो 2 सप्ताह तक रहती है। इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस था। नॉट जस्ट अ सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, उनका यहाँ पे कहने का मतलब ये बात केवल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन कि भाई एरिया रीजन चेंज हो गया तो मैं मेटाबॉलिक फंक्शन की बात कर रही हूँ, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। वो यहाँ पे बात कर रही है कल्पना की हिसाब से, इमेजिनेशन के हिसाब से ये जगह बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग प्रोस्पेक्ट में थी। एंड इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जियान पिंग पोंग बॉल। अब यहां पे वो क्या कहती हैं कि ये जो अनुभव था मेरा कि एक ऐसी लड़की जो पहले हर सुबह उठती थी, सुबह होती थी, कुछ एक टाइम की फिक्स टाइम के बाद वहां पे रात हुआ करती थी, बट वो जगह थी जहां ऐसी जगह पे थी जहां पे टाइम का कोई मतलब नहीं था, जहां पे सूरज के अस्त होने का, सूरज के निकलने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दिन है तो दिन ही चल रहा, रात है तो रात ही चल रहा है। उस जगह पे रहना वो अपने आप में एक अलग ही, बिल्कुल अलग ही अंदाज था। और केवल इसलिए नहीं कि वो कह रहे हैं कि भाई सर्कुलेटरी या फिर मेटाबॉलिक फंक्शन की वो बात करें, बल्कि एक इमेजिनेशन की बात करें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो एक जियान भी बहुत विशाल सा पिंग पोंग बॉल, एक वाइट सी गेंद होती है, उसकी बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे मानो ऐसा था कि मैं कहां पे पहुंच गई हूं, मैं एक जियान बहुत ही बड़े व्हाइट बॉल के ऊपर मैं खड़ी हूं। बॉल डिवाइड मतलब जहां पे कोई चीज अब्सेंट हो, विदाउट ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, जहां पे किसी भी इंसान के निशान नहीं है, मतलब वो है उनका जो पूरा पूरा ग्रुप है, दैट्स इट। इसके सिवा कोई भी एक्स्ट्रा वहां पे कोई भी ह्यूमन बीइंग वहां पे नहीं है। ऐसी जगह पे रहना सिंपली ये बिल्कुल अद्भुत एक्सपीरियंस था। वहां पे नो ट्रीज, जहां पे ना तो कोई क्या है, ना तो कोई ट्रीज है, ना तो कोई बिलबोर्ड्स हैं, बिलबोर्ड्स में साइन बोर्ड्स हैं, ना तो कोई वहां पे बिल्डिंग्स हैं, बिल्कुल डेसोलेट एरिया है। एंड यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव, जितने भी आपके पर्सपेक्टिव किसके हैं, अर्थ की, पृथ्वी के है ना, क्योंकि जब आप अपने इस एरिया में, भाई आप इंडिया में रह रहे हैं, एक ऐसे रीजन में जहां पे ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो रहती है, लेकिन जब आप अंटार्कटिका जाएंगे तो आपका जो इमेजिनेशन बिल्कुल खो ही लगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पृथ्वी पे हैं। तो वही वो कह रहे हैं, यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव, जो पृथ्वी वाला जो सेंस होता है ना, वो बिल्कुल आप भूल ही जाओगे, आपको लगेगा नहीं कि आप पृथ्वी पे हो, क्योंकि वो दिन रात ह्यूमन बीइंग्स, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग्स, ये सब आपको वहां दिखाई ही नहीं देंगे। एंड टाइम, ना तो वहां पे टाइम का कोई प्रोस्पेक्ट था। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। खैर यहाँ पे एक बात आगे वो क्या बता रही, द विजुअल स्केल रेंजेस, वहां पे जो रेंजेस मतलब जो ह्यूमन बींग्स यानी कि जो भी लाइक क्रिएचर्स हैं, वहां क्रिएचर्स के रेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं कोई क्रिएचर्स के रेंजेस नहीं है, स्केल रेंजेस कई बहुत सारे रेंजेस हैं, यहां तक कि फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, वहां पे जो छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, वहां से लेकर के द माइटी, जो बड़े बड़े जो क्रिएचर्स होते हैं वो भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, तो यहाँ पे मिजेस एंड माइट्स मतलब छोटी सी छोटी जो कीटाणु वगैरह होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो स्मॉल क्रिएचर्स, जो टाइनी क्रिएचर्स होते हैं, उनसे लेकर के वेल्स, बड़े बड़े वेल्स भी वहां पे खैर हैं। एंड आइसबर्ग्स, वहां बड़े बड़े आइसबर्ग्स भी हैं, एज बिग एज कंट्रीज, और यहां तक इतने बड़े बड़े आइसबर्ग हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज के बराबर हैं। एंड शी सेइंग दैट द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, वहां पे जो सबसे बड़ा आइसबर्ग है वो इतना बड़ा आइसबर्ग है जितना बड़ा कि जो बेल्जियम सिटी है, उस बेल्जियम सिटी के बराबर जो है, बेल्जियम के बराबर जो कंट्री, बेल्जियम एक कंट्री है, उसके बराबर जो है एक आइसबर्ग वहां पे, जो कि सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड किया गया है, जाना गया है, ढूंढा गया है। एंड डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये आप समझ गए होंगे क्यों लिखा होगा, क्योंकि वहां दिन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलते रहता है, यानी कि रात होता ही नहीं। एंड सीरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। अब देखिए जैसा कि यहां पे क्या था कि भाई एक रूटीन होता है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, बट वहां पे डेज गॉन एंड गॉन एंड गॉन। और जो क्या इन सरियल मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय 24 जो ऑस्ट्रल होता है, ऑस्ट्रल का मतलब क्या होता है, जो साउथर्न जो डायरेक्शन है उसकी बात की जा रही है, साउदर्न लाइट, यानी कि वो जो साउदर्न जो डायरेक्शन, यानी कि वो जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि जो अंटार्कटिका है, वो क्या है अविश्वसनीय जगह पे, वहां पे 24 घंटे जो सिस्टम है ना, वहां पे क्या है ऑस्ट्रल समर लाइट है, वहां पे लगातार साउथर्न रीजन में जो है, साउथर्न हेमिस्फीयर में लगातार जो है दिन ही दिन है। एंड
अनबिक्विटस साइलेंस, अनबिक्विटस साइलेंस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा साइलेंस जो चारों तरफ पसरा हुआ हो, चारों तरफ फैला हुआ हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो, और चारों ओर केवल क्या है, अबिक्विटस साइलेंस है, यानी कि एक ऐसा साइलेंस, एक ऐसा सन्नाटा जो चारों ओर पसरा हुआ है। वो इंटरप्ट, जैसे कि अभी आप अपने आसपास रह रहे हैं, आपको किसी न किसी प्रकार का शोर शराबा सुनाई देगा, बट जब किसानी दोषी वहां पे पहुंची तो कहती वहां का जो सन्नाटा कैसा था, अनबिक्विटस था, यानी कि चारों ओर केवल सन्नाटा फैला हुआ था, कुछ भी नहीं था। और सन्नाटे के बीच में सन्नाटे को ब्रेक कौन कर रहा था, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांश एंड कॉल्विंग आइस शीट्स। वो कहते हैं जो सन्नाटा था बीच में केवल कुछ वजहों से टूटता था। पहला तो वो कि बीच बीच में जो एवलांश आया करते थे, एवलांश मतलब जो बर्फीली जो तूफान आया करते थे उसकी वजह से, या फिर जो बर्फ की जो शीट्स होती थी उनके टूटने की वजह से जो साउंड क्रिएट होता था, बस वही एक साउंड वहां पे आपको सुनाई देगा। इसके सिवा वहां पे चारों ओर आपको बिल्कुल पसरा हुआ सन्नाटा सुनाई देगा। एंड कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, और यही इसी वजह से ये क्या कर रहा है, इस जगह को अपने आप में बिल्कुल ब्लेस करता है। यही जो है यहाँ का कॉन्सक्रेट्स, ये वहां का क्या है, ब्लेसिंग्स है, यही वहां की जो है सुंदरता है, जो बिल्कुल इसे यूनिक प्लेस बनाता है, क्योंकि बिल्कुल शांति से भरा हुआ ये जगह है। केवल बीच बीच में आपको एवलांश या फिर आइस के कैल्विंग और उसके टूटने की आवाज बस सुनाई देगी, इसके सिवा किसी भी प्रकार का आपको वहां पे साउंड यानी कि नॉइज आपको सुनाई नहीं देगा। एंड इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू। देखिए यहाँ पे इमर्जन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डूब जाना, खो जाना। तो ये जो नजारा यहाँ का है ना, ये आपको मजबूर करे। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोग्राफिकल हिस्ट्री। और यही वो नजारा है जो क्या करेगा, आपको डूबने पे मजबूर कर देगा। डूबने के यहाँ सेंस है सोचने में मजबूर कर देगा कि आप अपने खो जाएंगे कि ये जो जियोग्राफिकल, जो पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल हिस्ट्री क्या है, आखिर वो था क्या, इस चीज पे आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एंड द ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। लेकिन हाँ, एक चीज ये है कि वहां पे जाकर किसानी दोषी ये कहती, जो चीज मैंने अनुभव की, कहीं ना कहीं वहां जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो प्रोग्नोसिस मिला, यानी कि जो भविष्यवाणी मिली, जो मुझे प्रेडिक्शन मिला, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। यानी कि किसानी दोषी कह रही कि मैं वहां पे गई, इन सब चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया, तो वो जो मुझे बहुत ही ब्लिसफुल लगा कि वाकई ये प्लेस अपने आप में यूनिक है। कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कि पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में, जियोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के जो भी जियोग्राफिकल इवेंट्स उसके बारे में क्यों ना सोचा जाए, इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे रिसर्च क्यों ना किया जाए। लेकिन हाँ, वहां पे कुछ चेंजेस उन्होंने देखे, कुछ ऐसे बदलाव उन्होंने देखे, और उसको देखने के बाद वो क्या कहती हैं कि इसका जो प्रोग्नोसिस मुझे मिला वहां से, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब आगे इसका ह्यूमन इंपैक्ट की अब वो बात करेंगे कि आखिर ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या इंपैक्ट आया, क्या चेंज आया उस रीजन में, इस पूरे अर्थ पे। शी इज सेइंग दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर द पैल्ट्री 12,000 ईयर्स। वो कहते हैं कि जो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इसको आए हुए, एग्जिस्ट हुए केवल लगभग कितना साल हुआ है, जस्ट 12,000 ईयर्स। पॉल्ट्री मतलब बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल तुक्ष, बिल्कुल छोटा सा, पॉल्ट्री मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, केवल 12,000 ईयर्स हुई है। अब आप खुद सोचिए, जो पृथ्वी की जो एज बताई गई 650 मिलियन ईयर्स, आप सोचिए 650 मिलियन के आगे 12,000 के बिल्कुल टाइनी सा एज है। Barely a few seconds on the geological clock। अगर पृथ्वी के क्लॉक की, पृथ्वी की जो पूरी उम्र है उसकी घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो वास्तव में ये जो 12,000 ईयर्स हैं, ये मानो कुछ सेकेंड्स की तरीके ही दिखेगा आपको। एंड जरा सोचिए, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे से समय में आखिर ये ह्यूमन बीइंग्स देखिए क्या कर दिया है। कहा एक एज क्या पृथ्वी की 650 मिलियंस, और उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स का एग्जिस्टेंस का जो टाइम है वो है केवल 12,000 ईयर्स, जो कि बिल्कुल कुछ सेकंड्स की तरीके लगता है अगर हम 650 मिलियन ईयर से कंपैरिजन करें। तो वो कहती हैं कि इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने छोटे से वक्त में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ क्वाइट रकस। रकस मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस, हौच पौच। तो देखिए हमने कितना ज्यादा जो है पृथ्वी में रकस पैदा कर दिया है, कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया है। एचिंग, एचिंग मतलब सबूत छोड़ना या अपने मार्क्स बनाना। आवर डोमिनेंस, हमने क्या किया इन 12,000 ईयर्स में, अपने डोमिनेंस का हमने क्या दिया है, सबूत दे दिया है। ओवर नेचर, इस प्रकृति के ऊपर कैसे, विद आवर विलेजेस, अपने गांव बना करके,
टाउन्स बना करके, यानी कहने सिटीज एंड मेगा सिटीज बना करके हमने अपने डोमिनेंस का सबूत दिया है, डोमिनेंस का हमने प्रमाण दिया है कि हम नेचर के ऊपर भारी हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम बस सबूत दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत। हमने इस पूरे नेचर को डिवाइड कर दे, विलेज, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, इस बात को बताने के लिए, दिखाने के लिए हम कितने पावरफुल हैं। नाउ द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद द अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन जो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, उसने हमको क्या कर दिया है? उसने एक युद्ध छेड़ दिया है उन रिसोर्सेज के साथ, उन स्पीसीज के साथ जो एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ इस पृथ्वी पे, इस नेचर में जो है अवेलेबल है। एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अनमिटिगेटेड मतलब अनकंट्रोल्ड, लगातार हम क्या करें? जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आप समझ गए होंगे, ऐसे फ्यूल्स जिनके रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है, उन्हें रिन्यू होने बहुत एक लंबा टाइम लग जाता है। हैज नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और हमने जो लगातार हमने फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के चारों हमने क्या कर दिया है? एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक पूरा हमने परत का निर्माण कर दिया है, विच इज स्लोली, जो भले धीरे धीरे हुआ बट श्योर, लेकिन डेफिनेटली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। वो भले धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात श्योर है कि धीरे धीरे ये ग्लोबल, यानी हमारे इस ग्लोब के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये क्या? ये ह्यूमन इंपैक्ट है। इंसान ने ये किया है केवल कितने टाइम में? जस्ट 12,000 ईयर्स के अंदर ही उसने इतना बड़ा चेंज इस पृथ्वी पे ला करके रख दिया है। एंड आगे वो क्या मेंशन कर रही है? दैट क्लाइमेट चेंज। और जब ये जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। साथ ही साथ वो आगे मेंशन कर दी क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहा है, इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। इसी वजह से हमारा जो समय ये है, सबसे जो हमारा प्रमुख मुद्दा, जो सबसे ज्यादा हॉट ट्रेंडिंग मुद्दा, जो टॉपिक हमारा बन गया है, वो क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट टाइम में बन गया है। वो क्लाइमेट चेंज जो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारे खुद की एक्टिविटी की वजह से हुआ है। एंड she is mentioning that will the west Antarctic ice sheet melt entirely? तो क्या इसकी वजह से जो अंटार्कटिक की जो आइस शीट से जो बर्फ है, क्या पूरी तरीके से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? ये जो गल्फ स्ट्रीम की जो ओशन जो करंट आता है, क्या वो डिसरप्टेड हो जाएगी? मींस क्या वो डिस्टर्ब हो जाएगी? या फिर will it be the end of the world as we know it? और मे बी, लेकिन फिर क्या ये वास्तव में ये पृथ्वी का, इस संसार का जो है अंत होगा? हाँ, मे बी, शायद, बिल्कुल ये अंत हो सकता है, ये तिशानी डोशी कह रही है। एंड मे बी नॉट, और शायद ना भी हो। ये ना भी हो वो क्यों कह रही है? इस होप के साथ कि शायद अब भविष्य में इस अलर्ट्स को देखने के बाद लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और शायद अब एहतियात बरतें। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे दोनों चीजों की बात की है। मे बी हो भी सकता है, मे बी वो क्यों करें? उन्होंने जो भी वहां पे अंटार्कटिका में जो सिचुएशन देखी, इसी वजह से उन्होंने मे बी कहा। और मे बी नॉट इसलिए कि जैसा कि अब वो गंभीर हो गई है, शायद उनके तरीके वो मैसेज आगे लोगों को कन्वे करेंगी और लोग शायद गंभीर हो जाएं। अब आगे वो क्या मेंशन करती हैं? आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। यदि खैर जो भी हो, हर प्रकार से जो अंटार्कटिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट हो जाता है। Not just because it's only place in the world which has never sustained a human population। कभी केवल इस वजह से नहीं मैं ये बात कह रही हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं, क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं है। Therefore, बल्कि इसलिए remains relatively pristine in this respect। बल्कि मैं इसलिए वो कह रही हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप इस इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगी, तो जो ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक ये जो प्लेस है सबसे ज्यादा प्रिस्टाइन है, सबसे ज्यादा ये प्राचीन है, पुराना है। एंड बट मोर इंपॉर्टेंटली, खैर उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? एक तो उन्होंने ये मेंशन किया कि इस पूरे डिबेट में जब हम दुनिया के खत्म होने की बात करेंगे, दुनिया के बचाने की बात करेंगे, तो उस कॉन्टेस्ट में प्रिस्टाइन बहुत, ये जो हमारा अंटार्कटिका है वो चूंकि प्रिस्टाइन है यानी कि सबसे ज्यादा प्राचीन है,
इसलिए इंपॉर्टेंट है, और उससे कहीं भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस crores half million years old carbon records trapped in its layer of ice। वो क्या कहते हैं, इसके जो आइस कोर्स हैं, इसके जो बर्फ की जो परतें हैं, इसके नीचे लगभग 500,000 ईयर्स ओल्ड, लगभग आधी मिलियन पुरानी जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं वो इसके लेयर्स के अंदर जो है ट्रैप्ड है, मौजूद है। यानी कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसके एज के बारे में या बहुत सारी ऐसी सरप्राइजिंग करने वाली चीजें हमें पता चल सकती हैं। If we want to study and examine the earth past, present and future। अब चूंकि ये जगह क्या है, सबसे ज्यादा पुरानी है, क्योंकि पहले सुपर कॉन्टिनेंट था और चीजें तो डिवाइड हो गई, बट अंटार्कटिका अभी भी अपनी उस जगह पे है, और इसकी जो बर्फें हैं उसकी बर्फ की लेयर्स में लगभग 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड। अभी भी इसके अंदर क्या है, कार्बन के जो रिकॉर्ड्स वो ट्रैप है, फंसे हुए हैं इसकी बर्फ की परतों में। और वो कहती है अगर वास्तव में हम पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों के बारे में पढ़ना चाहें या कुछ एग्जामिन करना चाहें, देन अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तब हम कह सकते हैं अंटार्कटिका ही वो जगह है जहां पे हमें जाना चाहिए। देखिए इसी वजह से शुरुआत में बात कही गई थी ना कि अगर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में आपको जानना है तब अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है। क्या आगे आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब the program I was working on, the Solaski, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring education opportunities which will help them foster a new understanding and respect our planet। अब देखिए वो जो उन्होंने आगे पीछे उद्देश्य बताया कि उद्देश्य अगर हम वाकई में हमें अगर पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के बारे में जानना है, स्टडी करना है, कुछ एग्जामिन करना है, तो अंटार्कटिका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। और इसी उद्देश्य का जो स्टूडेंट्स गए थे ना उस आइस में, वास्तव में जो प्रोग्राम था, जो रिसर्च था, इसी उद्देश्य के साथ ही किया गया था कि बच्चे वहां पे जाएं और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन चीजों को लेकर के वो वहां पे एग्जामिन करें, रिसर्च करें। सो द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग, वो प्रोग्राम जिसपे मैं काम कर रही थी, विद ऑन द सोलास्की, जो सोलास्की जो शिप थी जो गया हुआ था, उसका एम, उसका उद्देश्य क्या था, टू डू एग्जैक्टली दिस, बिल्कुल यही करना था। बाई टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स, जो कि अपने साथ किसको ले गया था, हाई स्कूल के बच्चों को ले गया था। कहां ले गया था, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पृथ्वी के बिल्कुल अंत में, यानी कि अंटार्कटिका में। और क्यों ले गया था, प्रोवाइडिंग देम, कि उनको वो प्रोवाइड कर सके विद द इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि उन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मौका मिले जिससे वो इंस्पायर हो, सामने से चीजों को देखें और समझें। और इसकी वजह से होगा क्या, विच विल हेल्प देम टू फोस्टर, फोस्टर मतलब होता है इंकरेज करना, प्रमोट करना, जो उन्हें क्या करेगा, फोस्टर करेगा, प्रमोट करेगा टू न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई प्रकार की समझ को डेवलप करने भी, प्लस उनके अंदर एक भाव पैदा होगा रिस्पेक्ट करने का, आवर प्लैनेट की, हमें अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये पूरा जो ये रिसर्च जो गया था, रिसर्च पूरा क्रू किस लिए गया था, जिससे कि बच्चों के अंदर ये एक फील आ सके, एक समझ आ सके कि उन्हें अपने प्लैनेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लस वो इंस्पायर हो सके और प्लस थोड़ा सा मोटिवेट हो सके कि वो अब उन्हें नेचर को, प्रकृति को किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से आने वाली प्रॉब्लम को टैकल करना है। क्योंकि जब तक वो सामने से इन चीजों को नहीं देखेंगे उन्हें चीजों को बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। नाउ इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। अब यहाँ पे तिसानी डोशी क्या मेंशन करती हैं, ये जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम पे वो उस रशियन शिप में गई हुई थी अंटार्कटिका, ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जो है कैनेडियन जियोफ ग्रीन है, इनके द्वारा ये ऑपरेशन पिछले 6 सालों से चलाया जा रहा है। यानी कि वो जानबूझ के बच्चों को वहां पर विजिट कराते जिससे कि बच्चे वहां पे जाएं, नया यूथ वहां पे जाए और रियलिटी को सामने से देखे, वो गंभीर हो और आकर के उस मैसेज को नई जनरेशन तक फॉरवर्ड कर पाए। अब आगे वो क्या बताती है इंफॉर्मेशन, ये जो जियोफ ग्रीन है, ये पहले क्या करते थे, हु गॉट टायर्ड, जो काफी थक चुके थे, कार्टिंग सेलिब्रिटीज, बेसिकली कार्टिंग मतलब होता है ढोना, ढोने का मतलब ये हो कि बहुत ही मतलब आप इंटरेस्टेड ना हो, बस ये कि टू कैरी विद डिफिकल्टी सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड। यानी कि पहले जो है ये जियोफ ग्रीन क्या करते थे, जो रिटायर्ड, जो रिच लोग हुआ करते, जो अमीर लोग हुआ करते थे, इन लोगों को वो अंटार्कटिका ले जाया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, इन लोगों को ले जाने का वास्तव में कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वास्तव में ये समाज को कुछ नहीं दे सकते हैं।
वो केवल मुझे एक पैसा दे सकते हैं जिससे हमारे विश्व का, हमारे प्लैनेट का कुछ भी हित नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कही गई है कि जो जियोफ ग्रीन है, हु गॉट टायर्ड, जो कि पहले बिजनेस क्या करते थे, जो मैंने भी आपको बताया कि हु गॉट टायर्ड, जो काफी थक चुके थे, ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच, जो रिच लोग हुआ करते थे, जो रिटायर्ड होते थे, जो सेलिब्रिटीज होते थे, उनको कार्ड कर देते, यानी काफी उन्हें मुसीबत होती थी, यानी एक प्रकार से ढोते थे, कार्टिंग। ओके, क्यूरियोसिटीज सीकर्स, यानी जो बहुत ही क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती थी, बहुत मन करता था भाई चलो ठीक है अब रिटायर हो गए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो एक अच्छा खासा सम जो है वो जियोफ ग्रीन को देते थे और जियोफ ग्रीन अपने शिप में इन लोगों को वहां पे घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन बाद में जियोफ ग्रीन ने क्या महसूस किया, हु कुड ओनली गिव बैक अ लिमिटेड वे, क्या इन लोगों को भाई ले जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर इन लोगों को मैं ले जाऊंगा तो रिटर्न में इन समय कुछ बहुत लिमिटेड चीजें ही हमें मिलेंगी, जैसे वो केवल हमें पैसा ही बस वापस रिटर्न में दे सकते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा एज हो चुकी है, समाज में वहां का जो मैसेज है उस मैसेज को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज में ज्यादा एक्टिव रह ही नहीं पाएंगे। आई होप ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। इसीलिए जियोफ ग्रीन ने उस प्लान को पोस्टपोन किया और उन्होंने कहा नहीं ऐसा, इससे अच्छा मैं किसको ले जाऊं, स्टूडेंट्स को ले जाऊं, बच्चों को ले जाऊं, क्योंकि बच्चे ही कल के भविष्य हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। सो विद students on ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly act। तो देखिए ये अब जाकर के उन्होंने इंपॉर्टेंट अपनी बात यहाँ पे बताई थी सानी डोशी ने, कि तो उनका मेन मकसद क्या था कि स्टूडेंट्स को बर्फ पे क्यों ले गई, क्योंकि ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। उनका मानना था ये जो बच्चे हैं यही भविष्य के पॉलिसी मेकर्स हैं, यही भविष्य में बड़े होंगे और नए नए नीति नियम रूल रेगुलेशन अब यही बनाएंगे, क्योंकि कुछ सालों बाद ये जो दुनिया है इन्हीं के हाथों में होगी। तो उन्होंने प्लान किया ऐसा क्यों ना किया जाए कि अब इन्हीं लोगों को ले जाया जाए, क्योंकि ये क्या होंगे, इन्हें एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा एट एन एज, इस उम्र पे, एंड व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, और इस उम्र पे ये इन चीजों को एब्जॉर्व करने के लिए तैयार भी हैं। यानी कि बच्चे इतने गंभीर हो चुके, इसलिए वो बच्चे हाई स्कूल स्टैंडर्ड के ले गए कि वो बच्चे चीजों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और कुछ ही सालों में जो देश दुनिया है, इसकी जो पॉलिसी है, इसका जो भविष्य है, कौन निर्धारित करेंगे, ये बच्चे निर्धारित करेंगे। और ये जो समय है, इनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, वो इस उम्र पे है, और ये इन सब चीजों को समझने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं, और सबसे बड़ी बात एक्ट, उस पर अब ये एक्शन भी लेंगे। अगर जब इन्हें वहां जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि वाकई हमारा प्लैनेट किधर जा रहा है, तब जाकर के फ्यूचर में शायद ये सीरियस हो और कुछ ऐसे पॉलिसीज भविष्य बनाए जो हमारे प्लैनेट के लिए, हमारे इस वर्ल्ड के लिए यूजफुल हो। इसी वजह से जियोफ ग्रीन ने बच्चों को अपने शिप में ले जाने का प्लान बनाया। अब उन बुजुर्गों को, उन रिच पीपल और रिटायर्ड पीपल को ले जाना उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन रिस्पॉन्स वो केवल पैसा दे सकते हैं और कुछ भी प्लैनेट के लिए दे नहीं सकते। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए यहां पे आगे देखते हैं। नाउ द रीजन ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल, और जो रीजन था जियोफ ग्रीन का इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, वाकई ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। क्यों सक्सेसफुल यहां बोला गया, क्योंकि यहां पे जियोफ ग्रीन का जो मोटो था, उन्हें लगा कि वाकई ये सफल हो रहा है। इट्स बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। क्यों, क्योंकि वास्तव में ये असंभव था, साउथ पोल के आसपास कहीं भी जाना संभव है, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। यहां तक कि मतलब इसका जो एरिया है किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं हो। कहने का मतलब ये है भाई यहाँ पे सब लोग नॉर्मली ऐसे कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आराम से प्लानिंग किया और प्लानिंग करके आप वहां पे पहुंच गए। तो यानी ये इतना आसान नहीं है। अब कहने का मतलब देखिए क्या है कि it is easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfortable zone of our respective latitude and longitude। देखिए यहाँ पे latitude और longitude का मतलब यहाँ पे देखिए ये दोनों जियोग्राफिकल सेक्टर्स अगर बात की जाए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका इस्तेमाल लोकेशन बताने के लिए किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत ज्यादा आसान है। कई बार हम न्यूज देखते हैं ना, न्यूज में बताया जाता है कि अरे आइसबर्ग्स मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही हैं वगैरह वगैरह। तो वाकई कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्टेबल जोन में अपने घर पे बैठ करके ये आइसबर्ग्स जो मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही हैं, इनके बारे में बातें करना बहुत आसान है। सानी डोशी के यहाँ पे ये कहना है।
बट डिफिकल्ट क्या है, वहां पे जाना, सामने से उसको एक्सपीरियंस करना, फिर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ये मौका सबको मिल सकता है? जी नहीं, क्योंकि कोई ये छोटी मोटी कोई ऐसी टूरिस्ट प्लेस नहीं कि बस आपने प्लानिंग किया, दोस्तों का ग्रुप बनाया और बस चल पड़े। जी नहीं, यहाँ पे वाकई जाना बहुत ही कठिन होता है। एक प्लानिंग के थ्रू कई सारे एक्सपर्ट्स लोगों को लेकर के जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। बट when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming was very real. जब आप टीवी पे न्यूज को देखते हैं तब आप उतने सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि आप वाकई में सामने से रियलाइज नहीं कर रहे होते हैं। पर तिसानी डोशी वही कह रही हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, कि वो भी पहले ऐसा ही मानती थी जब वो वहां पे नहीं गई थी। तो कहती लेकिन वास्तव में जब आप सामने से विजिबली आप ग्लेशियर्स को देखेंगे कि वो पिघल रही हैं, टूट रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं, तब वास्तव में आप रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा रियल है और बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। कब? जब आप उसको सामने से रियलाइज करेंगे। और यही क्या था, इसी वजह से उन्होंने बोला कि वास्तव हमारा ये जो मोटो था सक्सेसफुल हो रहा था। कहने का मतलब ये, जब हम लोग वहां पे जा रहे थे तो जो जियो ऑफ ग्रीन का जो मोटो था कि वाकई उसे हम गंभीरता से लें, तो वाकई हम वहां पे जाने के बाद वाकई बहुत सीरियस हो जाते थे, बहुत चिंतित हम लोग हो गए जब हमने रियल में वो फुटेज वहां पे देखी। एंड अंटार्कटिका, बिकॉज हर सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका जिसका जो इकोसिस्टम बहुत ही बिल्कुल सिंपल साधारण सा है, लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पे बायोडाइवर्सिटी की बहुत ज्यादा क्या है, कमी है, बट इज अ परफेक्ट प्लेस, लेकिन वो क्या एक परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, इस बात का अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन। रिपरकशन मतलब क्या होता है? परिणाम। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जो हमें इस बात का स्टडी करने का बहुत ही बेहतर जगह है कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे परिवर्तन है उनका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा वो क्यों कह रही है? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो टेम्परेचर जो एवरेज बढ़ रहा है, ये इसका असर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है आइसबर्ग्स पे, क्योंकि वो लगातार वो मेल्ट हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं। एंड आगे जैसा कि देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आई होप आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि फाइटोप्लैंक्टन जैसा कि सी एल्गी जो होती है, सी एल्गी बहुत ही ज्यादा क्रूशल रोल जो है वाटर बॉडीज में जो है निभाती है। वो बिल्कुल ऊपर जो है समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर रहती है, और वो क्या करती है, जो उसके नीचे जितने भी लाइक जीव जंतु होते हैं उनके नरिशमेंट के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है क्रिएट करती है, क्योंकि वो भोजन बनाने का काम करती है। फाइटोप्लैंक्टन आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर ना पढ़ा हो तो आप जो है एक बार अपनी बायोलॉजी के टीचर से इस पर डिस्कस करिएगा, या फिर यूट्यूब पे आप स्पेशल इस टॉपिक को आप सर्च करके देखिएगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है कि एक प्रकार की काई या एल्गी होती है जो वाटर के ऊपर पानी के सरफेस पे रहती है और सूर्य की जो रोशनी होती है उसका इस्तेमाल करती है भोजन बनाने के लिए, और वो उससे किसका नर्चरिंग होता है, पालन पोषण, जो उस वाटर बॉडी के अंदर जो जीव जंतु होते हैं। तो वहां भी वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। दोज ग्रासेज, वो जो ग्रासेज है ना ऑफ द सी, समुद्र की, दैट नरिश, ये क्या करता है, नरिश करता है, एंड सस्टेन, बनाए रखता है द इंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन। यानी कि ओशन का जो फूड चेन है, जो भोजन का जो चेन है, इसको बनाए रखने में फाइटोप्लैंक्टन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो इसके साथ ही साथ जो ये फूड चेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, और अगर ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है भी वो भी खतरे में आ जाएगी। यहां पे तिसानी डोशी कहने का ये मतलब है। आगे वो क्या कर रही है, दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज सन एनर्जी। ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये क्या करते हैं, सूरज की एनर्जी को यूज करते, जो भी मैंने आपको बताया, एंड एसिमुलेट कार्बन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको बैलेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको एसिमुलेट करते हैं, आपस में मिक्स कर देने की, रिड्यूस करने का काम करता है, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको किसमें सिंथेसाइज करता है, क्या बनाने की कोशिश करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है, विद दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिस जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है कि ये सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वर्क करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड
जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये फाइटोप्लैंक्टन उसको एसेम्बलेट करता है, कंबाइन करता है, इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और जिसकी मदद से जो बायोडाइवर्सिटी है जो उस पानी में उस वाटर बॉडी में रह रही है उसका इस्तेमाल, यानी कि वो भी अपनी नरिशमेंट कर पाते हैं। तो कितना ज़्यादा सोचिए, देखिए इंपॉर्टेंट रोल जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो फ्लाइकोप्लैंक्टन्स करते हैं, जो कि एक सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं। हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, कहने के यहाँ पे यही मतलब है कि ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, देख कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रहे हैं। बट हम ह्यूमन बींग्स हम क्या करें, बिल्कुल अगेंस्ट हम यहाँ पे जो है वर्क कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट warn that further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। जो भी मैंने आपको बताया कि अगर ये जो ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर में आगे और भी ऐसे मतलब हमारा जो नेचर है, साइंटिस्ट वार्निंग क्या दिया कि फर्दर डिप्लीशन तो कम होना, घटना इन द ओजोन लेयर, अगर ये ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा, अगर ओजोन हमारी एक्टिविटी कंट्रोल नहीं हुई तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या होगा, असर पड़ेगा। और जब इस पे असर पड़ेगा विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स। जो मरीन जो वाटर बॉडीज उस ओशन में जितने भी एनिमल्स जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं उनके जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा। बर्ड्स पे, बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस रीजन के जो पक्षी हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एज वेल एज द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और जो कार्बन का जो साइकिल है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सोचिए केवल हमारी वजह से, जबकि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो हमारे हित में ही काम कर रहा है, वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेट करता है। बट अगर हम चीज़ों का एक्सेस यूज करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर खतरा आ जाएगा। जब फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर खतरा आएगा तो हमारा जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है भाई, यहाँ पे आप कंपैरेटिवली कंपैरिजन कर सकते हैं, एक कहानी आप, स्टोरी आप क्रिएट कर सकते हैं कि देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। भाई अगर फाइटोप्लैंक्टन एग्जिस्ट करेगा तभी हम भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम इसके ऊपर खतरा आया तो उससे ज्यादा बड़ा खतरा किसके ऊपर होगा, हमारे ऊपर होगा। सो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। इसीलिए यहाँ पे कहना कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस क्या करिए, आपको छोटी छोटी चीजों का क्या करना है, ख्याल रखना है। जब आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पर सेटल हो जाएंगी, वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन बड़ी बड़ी चीजों को जो है, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना होगा अगर हम चाहते हैं बड़ी बड़ी चीजें अपनी जगह पर प्रॉपरली रहें। नाउ वर्क ऑन द ओशन। अब देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में तिशानी डोसी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ का जो ओशन है, समुद्र है, वो उसके ऊपर उतरी। बेसिकली समुद्र के ऊपर कोई नहीं उतर सकता है क्योंकि पानी होता है और पानी के ऊपर आप चल नहीं सकते हैं, पानी में आप डूब जाएंगे। बट वो ओशन पे वॉक करने के बाद वो क्यों कर रही है, क्या लॉजिक है, आई यहाँ पे डिस्कस करती हैं। सो शी इज सेइंग दैट माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इपिफैनीज। तो देखिए आप, इपिफैनीज मतलब क्या होता है, सडन रियलाइजेशन होना, अचानक से महसूस होना कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस था यहाँ का, बहुत ही कई सारे सडन जो है मुझे कई सारी चीजें रियलाइज हुई। सडन क्यों भाई, कोई चीज आपने पहले कभी इमेजिन ही नहीं किया है, अचानक से आपके सामने वो आएगा तो आपके अंदर इपिफैनीज आएगी, यानी कि आप अचानक से बहुत चीजें आप रियलाइज करेंगी। एंड बट द बेस्ट, यानी उन्होंने कई सारी ऐसी चीज वहां पर रियलाइज की जो ऑल ऑफ सडन हुआ, बहुत अच्छा एक चेंज उनके अंदर, यानी शी वॉज इन वंडर, वो सरप्राइज हो गई। बट आगे वो क्या करिए, द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन एक घटना घटी कहां पे, जब वो अंटार्कटिक के 65.55 डिग्री साउथ में थी। यानी ये जो डिग्री बताएगी ये क्या, ये लोकेशन वो बताने की कोशिश कर रही है ज्योग्राफिकल वे में, क्योंकि उसी हिसाब से पूरी स्टोरी लिखी गई है कि जब वो इस लोकेशन में थी। वैसे तो कई जगह ऐसी सिचुएशंस आई जहां पर उन्होंने इपिफैनीज को रियलाइज किया, यानी कि एक ऑल ऑफ सडन उन्होंने बहुत अलग ही कुछ महसूस किया, एक्सपीरियंस किया। बट वो कहते सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस इन सभी के बीच में मेरा था वो तब था जब मैं कहां पे थी, जब मैं 65.55 डिग्री साउथ में थी अंटार्कटिक सर्किल में। वो था क्या, हुआ क्या था वहां पे, एक्चुअली हुआ क्या था, द सोलास्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइड स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग फर्दर।
तो हुआ क्या कि वो कह रही हमारी जो शिप थी, जो सेलेस्की थी, जब वो जा रही थी, यानी कि वेज जब वो आगे की ओर क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, प्रवेश कर रही थी, तभी वो जाकर के फंस जाती है। दो बड़ी बड़ी क्या थी, बर्फ की पहाड़ियां थी, उनके बीच से वो एंटर करने की उसने कोशिश किया, और जैसे उनके बीच में वो एंटर करती है, कहां पे वो पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड के बीच में वो जाती है और फंस जाती है। और फंस जाती, क्योंकि उसका रीजन क्या था भाई, बीच में क्या थी, शिप थी, उसके बगल बगल में पहाड़ थे। पहले जो क्रू मेंबर्स, उन्हें लगा क्या कि शिप हमारी क्रॉस कर जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, शिप जाकर के वहां पे फंस जाती। और शिप आगे नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि ये जो पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड है, ये प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, यानी कि शिप को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो यहीं पे वो कुछ एक्सपीरियंस करती हैं जो मुझे सबसे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है। आखिर वो क्या था एक्चुअली, फिर हुआ क्या कि द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, वी वर गोइंग टू टर्न, कि हम अब आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जो है नहीं जाने का रास्ता मिल पा रहा है, हमारी जो है शिप फंस गई है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, टू टर्न अराउंड, कि हम यहां से क्या करेंगे, घूमेंगे, एंड हेड बैक, और हम पीछे की ओर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि हम आगे की ओर नहीं जाएंगे। बट लेकिन इन बिटवीन अब वो घटना को बताने जा रही, बट बिफोर वी डेड, इससे पहले कि ये काम हो, डू वन थिंग, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम जो 52 मेंबर्स थे, हम सब लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक है ये वही शिप जिस पे हम लोग बैठे हुए थे, तो गैंग प्लैंक से यानी कि उससे हमें उतरने के लिए बोला गया, एंड वॉक ऑन द ओशन, और बोला गया कि आप लोग जाइए ओशन पे टहलिए। अब आपको लोग को लग रहा होगा भाई ओशन पे, समुद्र के ऊपर या ओशन के ऊपर भला कोई भला चल कैसे सकता है पानी के ऊपर। तो अब देखिए कैसे उन्होंने चला, कैसे क्लियर होगी ये बात। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो वहां पे हम लोग कितने थे, केवल टोटल 52 हम लोग जो है लोग थे। किटेड आउट मतलब क्या होता है, वो जो ड्रेस होता है ना, उसको ड्रेस को पहन लेना जो वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। किटेड आउट इन गोर टैक्स, तो गोर टैक्स क्या है, वो जो सूट होता है इसमें तो उसकी बात की जाती है। सो किटेड आउट इन गोर टैक्स एंड ग्लेयर्स, ग्लेयर्स क्या होते हैं, वहां के जो चश्मे होते हैं ना, वो पहनने के लिए, तो हम लोग अपने ग्लेयर्स, अपने चश्मे और गोर टैक्स पहन कर, किटेड मतलब उसको प्रॉपरली पहन करके, वॉकिंग ऑन स्टार्क वाइटनेस, हम लोग चल रहे थे कहां पे, जो बिल्कुल वाइट था चारों, दैट सीम टू डू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और मानो ऐसा लग रहा थी बहुत फॉर, हमेशा से ये यहाँ पे ऐसी की ऐसी वाइटनेस फैली हुई थी। हम लोग उस रीजन पे उतरते हैं और वहां पे चलने लग जाते हैं। अब वो ओशन की बात क्यों कही गई, यहां पे देखिए एक्चुअली था क्या कि अंडरनीथ आवर फीट वाज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे क्या था, लगभग 1 मीटर मोटी जो है, जो बर्फ का क्या था, बिल्कुल जो है परत थी। यानी कि वास्तव में वो लोग ओशन के ऊपर थे और नीचे डूब क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर, उसके ऊपर क्या थी, 1 मीटर मोटी जो है बर्फ की परत बिछी हुई थी। आई होप अब आपको समझ में आ गया क्यों यहाँ पे उन्होंने ये बोला है वॉक ऑन द ओशन, क्योंकि वास्तव में उसके ऊपर बर्फ थी और बर्फ के ऊपर वो लोग चल रहे थे और नीचे क्या था, ओशन था। एंड अंडरनीथ, उसके नीचे क्या था, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, लगभग 180 मीटर गहरा लिविंग, मतलब जिसमें जीव जंतु रहते हैं, ब्रीथिंग, जिसमें वो सांस लेते हैं, सॉल्ट वाटर था। एंड इन द पेरीफेरी, वो जो एरिया था, पेरीफेरी मतलब वो जो एरिया था, जो सीमा था, कार्बिटर सील्स, कार्बिटर सील्स के ये प्रकार के सील्स होते हैं, ओके, वेयर स्ट्रेचिंग, वो वहां पे जो है स्ट्रेच कर रहे थे, पड़े हुए थे। उन्होंने क्या नजारा देखा कि अगल बगल जो है कार्बिटर सील्स थे जो कि वहां पे पड़े हुए थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे। सनिंग देमसेल्व्स, सनिंग देमसेल्व्स मतलब कि खुद को वार्म अप कर रहे थे, यानी धूप का आनंद ले रहे थे। ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, बिल्कुल उसी तरीके जैसे कि स्ट्रे डॉग्स नहीं हम लोग के कंट्रीज में यहाँ वहां पड़े रहते हैं, धूप का आनंद लेते हैं ठंडियों में, बिल्कुल उसी प्रकार विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री, जैसे बनियान ट्री के ऊपर हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग्स नहीं आराम से धूप में जो है लेट करके ठंडी में धूप का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से वहां पे कौन पड़े हुए थे, कार्बिटर्स सील्स पड़े हुए थे जो वहां पे धूप का आनंद ले रहे थे। एंड इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। अब देखिए ये किसी प्रकार की, वो क्या कहती है, ये किसी प्रकार की रिविलेशन नहीं था। तो रिविलेशन मतलब क्या होता है, टू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट, भी अचानक से मैंने क्या देख लिया, एक रिविलेशन। रिविलेशन क्या देख लिया मतलब कि अरे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वहां पे कौन पड़े हुए हैं, कि सील्स पड़े हुए वहां पे धूप ले रहे, नहीं।
तो उनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, वास्तव में हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। यहाँ पे कहने के स्टूडेंट्स मतलब क्या, देखिए कि यहाँ पे तिशानी डोशी ने क्या कहा, हमारे यहाँ जो बनियान ट्री होती है, जो बरगद का पेड़ होता है, वहां पे जिस प्रकार डॉग्स आराम से धूप में पड़े रहते हैं, धूप का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार जो अंटार्कटिका है वहां पे सील्स पड़े रहते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। कहने का मतलब जगह के अनुसार देखिए जीव अलग है बट सिचुएशन एक है, सब चीजें एक दूसरे से प्रकृति में कनेक्टेड है। भाई यहाँ का माहौल दूसरा है, तो यहाँ पे धूप, चूंकि यहाँ बर्फ नहीं है तो यहाँ पे आराम से जो मैदान है, फील्ड है, वहां पे जो कुत्ते पाए जाते हैं, कुत्ते धूप का आनंद लेते हैं, बट वहां पे सील्स पाए जाते हैं तो सील्स बर्फ में बैठ करके बर्फ का आनंद लेते हैं। तो ये कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं, ये प्रकृति है, यहाँ पे हर एक चीजें कनेक्टेड है, यहाँ पे कहने का मतलब ये। बट दिक्कत की बात क्या होती है, जब ह्यूमन बींग्स अपना इंपैक्ट, जो नेगेटिव उनकी एक्टिविटीज होती है, उसको शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, जिसका इंपैक्ट हमारे नेचर पे पड़ता है, गलत वो चीजें हो जाती हैं। अब आगे देखिए क्या, 9 टाइम जोन्स, वही जो बातें जो हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर, कई सारे इकोस्फीयर जो है पास करने के बाद, उनसे गुजरने के बाद, तिशानी कहती आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट, कि जो बैलेंस हमारे नेचर ने जो है क्रिएट किया हुआ है, वास्तव में जब मैं इसको देखती हूं, मैं जब इसको रियलाइज करती हूं, इमेजिन करती हूं, मैं बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज हो जाती हूं। बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई इसी प्लैनेट का एक हिस्सा जो काफी गर्म है, भाई आप डेजर्ट एरियाज में चल जाएं, फिर वही एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल मॉडरेट है, एक ऐसा एरिया जहां पे ठंडी गर्मी बरसात सारे सीजन है, एक ऐसा एरिया जहां पे केवल ठंडी ठंडी है। तो ये देखिए नेचर ने कैसे अपने आप को डिवाइड किया है और किस हिसाब से अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। तो ये जो सुंदर जो नजारा है, जो ब्यूटी है तिशानी का, जब मैं इसके बारे में सोचती हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा मैं सरप्राइज हो जाती हूं। एंड हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, लेकिन क्या होगा अगर अंटार्कटिका एक क्या बन जाए, गर्म प्लेस बन जाए, जैसा ये कभी पहले 650 मिलियन ईयर एगो पहले हुआ करता था। पहले ये बर्फ यहाँ पे नहीं थी, बर्फ आपने बताया ना जब क्या हुआ, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जब क्या हुए आपस में जो है वो देख रहे हैं हम लोग डिस्कस किया था भाई, वो करंट फ्लो हुआ, तब जाकर के यहाँ पे पूरा पूरा एरिया फ्रीजेड हो गया था। बट मान लीजिए फिर से ही गर्म हो गया, तब क्या होगा, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या इसको देखने के लिए हम वहां पे जीवित रहेंगे, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या हम भी उसी प्रकार से इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे जैसे डायनासोर्स चले गए, मैमूथ चले गए और वुली रेनोस चले गए। हु इज टू सी, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन हाँ वहां पर 2 सप्ताह व्यतीत करने के बाद, विद बंच ऑफ टीनेजर्स, कई सारे बंच ऑफ मतलब कुछ जो है टीनेजर्स के साथ, वी स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। हाँ अब इसके बाद अब हमारे दिमाग में जरूर विचार आ गया है कि हमें इस दुनिया को बचाना है। देखिए इससे आप कह सकते हैं ना कि जो जियोफ ग्रीन है उनका मोटो सक्सेस हो रहा है, क्योंकि देखिए वहां पे तिशानी डोशी उनकी पूरी टीम जाती है, अब उनके अंदर ये चिंता आती है, ये प्लान आता है कि नहीं हमें अपनी इस दुनिया को बचाना है, और कैसे बचाना है ये प्लान भी उनके अंदर डेफिनेटली आया होगा। जब कभी फ्यूचर में उनको अथॉरिटीज मिलेंगी, वो फ्यूचर में जब बड़े हो जाएंगे, दुनिया उनके हाथों में आएगी, उनके पास कोई रैंक होगा, तो सिंपली वो ऐसे कानून ऐसे नियम बनाएंगे जिससे हमारी दुनिया को बचाया जा सके। All I can say is that a lot can happen in millions year, बहुत सारी चीजें मिलियंस ईयर में हो सकती हैं, ये मुझे कहना है। बट what a difference a day make, लेकिन हाँ जो डिफरेंस आना है वो एक ही दिन में आ सकता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कि भाई तिशानी डोशी अब वो हाई स्कूल में काफी बड़ी होगी, पहले वो देखिए इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन जब वो उस जगह पे विजिट करने गई, वहां का उन्होंने सिचुएशन देखा, तब उन्हें देखिए एक ही दिन में तुरंत रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं हमारा जो प्लैनेट है वाकई में वो खतरे में है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। कई सारे आइडियाज उनके दिमाग में आए। तो वही वो कह रही हैं कि क्या चीजें होनी है, उस चेंज को आने में, उस परिवर्तन को आने में हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं, लेकिन हाँ वो अंतर लाने के लिए हमें एक ही दिन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक दिन हम प्लान करेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कई सालों तक इम्प्लीमेंट करने के बाद तब जाकर के वो बेहतर चेंज भी आ सकता है।
So with this students, explanation of this chapter has been done. I hope आपको समझ में आया होगा. I have tried my best, level best, but already I had told you in the beginning, बच्चा एटलीस्ट आपको कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस मिलेगा. चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी हैं, क्योंकि बिल्कुल एक सीरियल में चीज़ें नहीं चल रही भाई. हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, एक्सपीरियंस भी है, नेक्स्ट फ्यूचर के जो मोटिव्स भी हैं, कई सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पूरा जो है मिंगल किया गया है. तो एटलीस्ट 2-3 बार आप वीडियो को प्लीज देखिए. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज feel free to comment in comment section. I'll try my best to sort out all types of your problem in my upcoming videos. But yes, please, if you haven't subscribed my channel till now, don't forget to subscribe so that you could not miss all the upcoming videos, and don't forget to share it with all your friends as well. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.